जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन हमारे पास होंगे जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहचर्य के नियम है, इसमें से कौन सा साहचर्य का नियम होगा? समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, ये सभी। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये जो साहचर्य शब्द है ये सबको अपने अंदर समाहित करके रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। दूसरा क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? खुद को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाता है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है? पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है प्रामाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधित्व का मान, समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। इसमें बोला गया है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लूटो, अरस्तु, रूसो, रॉस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसने कहा था, रूसो ने कहा था कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया इनमें से कौन सी पद्धति कहलाती है? जब आप सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, तर्क की ओर, तो कौन सी पद्धति कहलाता है? आगमन, निगमनात्मक या एबीसी दोनों? तो इसमें आपको आंसर बताना है, आगमन होगा। आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से चलती है, जबकि निगमन विधि क्या होती है? उदाहरण के तरफ चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमनात्मक विधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त सभी। तो हमें लगता है इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध जब बालक किशोरावस्था में होता है तब उसके लिए एक नई चुनौती होती है। व्यवसाय की समस्या, ये भी एक नई चुनौती होती है, और नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये सारी चीजें उसके लिए एकदम बिल्कुल नई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? एक बार और पढ़िए, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। क्रो एंड क्रो के द्वारा गया है, जेम्स ड्रेवर के द्वारा दिया गया, रॉस के द्वारा, या फिर स्किनर के द्वारा? तो इन्होंने कहा था क्रो एंड क्रो ने कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? ये देखिए, नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है तो उसे दंडित करना चाहिए, ये सबसे बड़ा कारण होता है। देखिए, आप जहां ऐसे क्वेश्चन देखिए, फटाफट आप आंसर चेक कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही कभी नेगेटिव वर्ड मिले तो ऑप्शन में आपको ढूंढना है, चारों ऑप्शन में नकारात्मक आंसर कौन सा होगा, बस उसी को आपको राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होनी चाहिए। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान एक जैसे होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें लगता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक रूप में समान और एक जैसे नहीं होते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं।
इसमें हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका आप कैसे निकालते हैं आपको पता है। कौन सा माध्यिका होगा, लास्ट के इधर छोड़ देते हैं और लास्ट के इधर जितने भी नंबर होते हैं उसमें से अगर मान लीजिए आपके पास 7 टोटल है तो 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, एक जो बीच वाला होता है वही हमारा माध्यिका होता है। लेकिन एक चीज इसमें करना होता है, सबसे पहले हमें इसे एक क्रम से अरेंज करना होता है। कैसे करना होता है, क्रम से अरेंज करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, फटाफट चूज करना है, इसका आंसर होगा 40 नंबर। एक बार और देखते हैं इसमें माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले छोटी नंबर लिखेंगे 23, फिर लिखेंगे उससे बड़ी, तो 23 के बाद हमारी 36, 36 के बाद देखते हैं 40 और 40 के बाद होगा हमारा कौन सा 23 हो गया, 36 हो गया, अभी इसके बाद होगा 38 और 38 के बाद कौन सा है 23, 36, 38 और इसके बाद हमारा 40, फिर होगा 51, ठीक है, 50, 51 और है 54। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। इसका देखिए यहाँ से 3 छूट गया, यहाँ से 3 छूट गया, तो बीच में कितना बचा, सी नंबर है जिसका आंसर कितना होगा 40 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में हमें संयोजन उपयोग करना क्या कहलाता है। तो प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा या फिर चिंता। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सीखने का स्थानांतरण। जो हमने सीखा है उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ये कहलाता है हमारा सीखने का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में है, स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उपरोक्त कथन किसका है। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है, यह किसने कहा था, तो इसमें वुडवर्थ ने कहा था। जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवेग की उत्पत्ति बिंदी बिंदी से होती है, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से या फिर शारीरिक विकास से, संप्रत्यों के निर्माण से। तो इसका राइट आंसर होता है, आपको पता होगा इसका आंसर मूल प्रवृत्तियों से, ठीक है। अगले क्वेश्चन फिर चलते हैं, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, को विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्रियाएं रखनी चाहिए, को उपरोक्त सभी क्रियाएं रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी क्रियाएं रखनी चाहिए। जब आप पेपर देने बैठते हैं तो आपका आंसर उपरोक्त सभी कभी भी नहीं होता, उसमें से आपको 4 में से चूज करना होता है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है, देखिए यहाँ शिक्षण जो है वो सरल से जटिल हो रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे अवसर प्रदान कर रहा है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अब यहाँ पे भी अवसर प्रदान कर रहा, तो क्या होगा, ये सभी जब कभी भी हमारे पास अवसर दिया जाए, विभिन्न टर्म पे बच्चे को सिखाने के लिए प्रेरित किया जाए, तो हमारा एक अवसर माना जाता है, एक प्रेरणा मानी जाती है, और प्रेरणा शब्द हमारा सदैव पॉजिटिव वर्ड होता है। और जब कभी भी आपको पॉजिटिव वर्ड अपने पेपर में मिल जाए तो उसका राइट आंसर आपको उसको क्लिक कर देना है, ना तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ओनली उसको क्लिक कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको खुद से चूज करना है। इसका आंसर क्या होगा, ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, अच्छा है, कहानी सुनना चाहिए, ये भी अच्छा है, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ से हम देखें तो तीनों क्वेश्चन जो तीनों आंसर हैं ये हमेशा तीनों स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी क्रियाएं हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है, आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या फिर मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की जो प्रवृत्ति जागती है वो कौन सा अभिप्रेरक माना जाता है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए या शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए।
तो ये जो होता है संपुष्ट कार्यक्रम, ये संपुष्ट कार्यक्रम जो होता है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये चलाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन इनमें से कौन सा है? गलत कथन, कौन सा कथन हमें गलत लग रहा है, हमें वंशानुक्रम के माध्यम से चूज करना है। देखिए, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बच्चों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि संभावनाएं समावेशित होती हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, जुड़वा बच्चों के जन्म में योगदान देता है, ये तो गलत हो गया। अब ये भी गलत है। वंशानुक्रम बालक का निर्धारण करता है, ये भी गलत हो गया। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती है। देखिए, मस्तिष्क की संवेदनाएं, ये क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ड हो गया। और जब पॉजिटिव वर्ड हो गया तो क्या होगा? ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। विज्ञान के मूल्यांकन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। विज्ञान के मूल्यांकन के लिए जो हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें चूज करके बताना है। तो इसमें देखिए हमें क्या करना होगा, पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए। पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये वर्ड हमारा गलत हो गया। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, विद्यार्थियों की क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रॉन्ग वे। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। चलिए, एकीकृत भाग है तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। चलिए अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिवृत्ति को छोड़ दे। ये देखिए, यहाँ पे हमें छोड़ने के लिए बात कर रहा है, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। हमारे पास एक ही बचता है, एकीकृत भाग होना चाहिए। कैसा भाग होना चाहिए? एकीकृत। और एकीकृत सदैव हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है, और जब पॉजिटिव वर्ड होता है तो इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, दुर्बलीकरण बाधा है। दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर। ये जो दुर्बलीकरण होता है ये कौन से स्तर पर बाधा होता है? शारीरिक स्तर पर बाधा दुर्बलीकरण कुछ नहीं है, सामाजिक स्तर पर ये भी कुछ नहीं है, शैक्षणिक स्तर पर। हमारा मूल रूप से इसमें अगर हमें चूज करने के लिए बोले तो हमारा कार्यात्मक स्तर पर दुर्बलीकरण। हमारा शरीर कितना भी दुर्बल हो, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से स्ट्रांग है तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा दुर्बलीकरण बाधा होगा, वो अगर हम सोच लेते हैं कि हम दुर्बल है तो वो हमारे कार्यात्मक स्तर पर बाधा डालेगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, हमें गलत चूज करना है। ठीक है, जितने भी ऑप्शन हो गए इसमें हमें आपको गलत चूज करके बताना है, वो चूज करके बताइए। विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय में आत्महीनता की भावना का विकास, आत्महीनता देखिए, और विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, हमें कमेंट करिए जल्दी से। इसमें विशेष, देखिए आत्महीनता एक निगेटिव वर्ड है। कैसा है? निगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे क्या पूछा था? निगेटिव वर्ड गलत पूछा था, तो हमने गलत को चूज किया। कौन सा? आत्महीनता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत क्या है? दिया है। मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत होता है वो किसने दिया है? तो हमें चूज करके बताना है। कर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने, हेनरी गोडार्ड ने। तो कर्ट लेविन ने इसका सिद्धांत दिया है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। किसने बहुबुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कौन सा हो जाएगा? अल्फ्रेड बिने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, बीएस ब्लूम ने। इसका आंसर आप जल्दी से बताइए फटाफट। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्ध सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्ध। अब देखिए यहाँ पे गार्डनर लिखा हुआ है, गार्डन में क्या होता है? बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वैसा ऐसे ही आप याद रखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, युवा अधिगमकर्ताओं में इनमें से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? युवा अभिगमकर्ताओं में इनमें से कौन सा कठिनाई का स्तर नहीं है, हमें चूज करके बताना है।
तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में करिए। अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन गति व प्रवाह में कठिनाई, युवा अधिगम करता है तो युवा के लिए क्या होगा, ये कठिनाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कठिनाई होनी चाहिए, तो मेरा राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। देखिए निगेटिव वर्ड पहले से पूछ रहा है, तो कार्यों पर जोर देना, आमने सामने अंतःक्रिया, वैयक्तिक जवाबदेही, शिक्षक केंद्रित। तो कार्यों पर जोर हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम शिक्षक केंद्रित नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें से दो निगेटिव वर्ड हो रहा है, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सी या डी नंबर। शिक्षक केंद्रित कभी भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है वो सर्वप्रथम बालक केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए। तो बालक केंद्रित होने के लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपसे शिक्षक केंद्रित पूछे तो ये निगेटिव वर्ड हो जाता है, आप सीधा तुक्का कर लीजिए, सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में 26 नंबर, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद एक सिद्धांत के रूप में अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है, अभिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने ये देखिए रटने वाला तो काम खत्म, रटने वाला गया, रटने वाला कोई दिक्कत नहीं, शिक्षक की प्रधान भूमिका ये भी रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना, अनुकरण की भूमिका पर हम सीधा अनुकरण की भूमिका पर तो हम नहीं रख सकते ना, एक सिद्धांत के रूप में, एक सिद्धांत है तो हम इसमें नहीं कर सकते। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देना, देखिए स्वयं करके सीख रहा है बच्चा, और जब कभी भी स्वयं करके सीखे बच्चा तो आपको उसको टिक कर देना है, क्योंकि इससे जो हमारी शिक्षक पद्धति है उससे, शिक्षा पद्धति है उससे आपको क्या होगा, लाभ होता है। ठीक है, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, क्या आप क्या करेंगे, इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नजर रखें, उसकी जिज्ञास प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़े जाते। तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, निगेटिव वर्ड तो आपको यूज नहीं करना है, नहीं इसमें भी है तो ये भी निगेटिव वर्ड। सदैव कड़ी नजर, अरे बालक है उस पर कड़ी नजर रखोगे आप तो वो सीखेगा कैसे, उसके अंदर क्या है, सीखने की लभक बनी हुई है, एक तरीके से उसके अंदर सीखने की लभक बनी हुई है, और जब सीखने की लभक बनी होती है तो उसकी जिज्ञास प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू इनमें से संबंधित होता है, सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से व्यवहार का व्यवहार है, क्या है, मुख्य रूप से इसमें क्या है, व्यवहार है। सीखने के भावात्मक पक्ष से, जो व्यवहार होगा वो सीखने के भावात्मक पक्ष से रिलेटेड होगा, किससे होगा, भावात्मक पक्ष से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना है और नजर मारना है आपको कि कौन सा हमारा ऑप्शन इन चार में से सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 29, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। क्या करता है, बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन के लिए। बाल केंद्रित उपागम का मतलब ये होता है समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए। जब भी कभी भी शिक्षक ऐसा करता है बाल केंद्रित तो ये तीनों के लिए करता है, जबकि ये प्रदर्शन के लिए नहीं करता। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा, हमें इसमें से चूज करना है। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो, रॉन्ग आंसर। अच्छा संप्रेषण कौशल, इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। प्रभावी नेतृत्व, इसे भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, तो विद्यार्थियों के हित का ध्यान हम रखेंगे तो बच्चा चाहता है कि हम ना पढ़ें, अगर हम वही हित का रखेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इसका राइट आंसर तो हालांकि दिया गया है सीट 8 की तरफ से, वहां से मुख्य रूप से दिया गया है, इसमें से एक ही ऑप्शन दिया गया है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं कहीं गलत भी कर देता है। अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अच्छा उसके पास
संप्रेषण कौशल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। हालांकि इसमें से जो आपको चूज करना है, इसको चूज करना है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये आपको आंसर क्या लगता है, ए राइट होगा या बी राइट होगा? हमें ऑप्शन नंबर बी हम इसको राइट करते हैं, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो कि ना हो, लेकिन अच्छा शिक्षक बनने के लिए उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल जरूर होना चाहिए। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं? उम्मीद करते हैं 25 क्वेश्चन आपने सही किया होगा। आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि आपको मैथ की क्लास चाहिए।